जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम द्रव की जो अवस्थाएं होती हैं और उनके जो गुण होते हैं उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है इसमें प्लेवन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक आभासी बल लगाता है, जिसे ही अपन क्या बोलते हैं, प्लेवन। और इसी की वजह से क्या होता है, वस्तुएं पानी में या पानी के जो तल होता है उसके ऊपर तैरती हैं। इसी बल का नाम होता है उत्प्लावन बल। इंग्लिश में इसे बायोंट फोर्स कहते हैं और इसी का एक अन्य नाम होता है उत्क्षेप। ठीक है। जब हम बात करते हैं इसी में, जिस बिंदु के ऊपर ये उत्प्लावन बल काम करता है उस बिंदु को ही अपन क्या बोलते हैं, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा घर में, यदि हम एक प्लास्टिक की बॉल को पानी में डुबोते हैं और बॉल कैसी है, अंदर से खोखली है, और हम उस बॉल के ऊपर ऊपर से एक बल लगाते हैं हाथ से, तो पानी क्या करता है, उस बल को या उस बॉल को नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करता है, ऊपर धकेलने का। इसी का नाम क्या होता है, प्लावन। और ये बल जो लगता है उसका नाम क्या होता है, उत्प्लावन बल। अब हम इसमें जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्या होता है, जब भी कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी होती है और तैरती है तो उसका जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जल के उत्क्षेप या उत्प्लावन का जो अध्ययन होता है सबसे पहले किसने किया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी द्रव पूर्ण या आंशिक रूप से उस द्रव में डूबी होती है, कोई भी वस्तु। ठीक है। तो जो जब वस्तु डूबती है तो वस्तु का जो भार होता है उसके भार में क्या आती है, कमी आती है। और यह कमी किस वजह से आती है, जैसे ही वस्तु उस द्रव को हटाती है तो उसका जो वजन होता है हटाए गए उस द्रव्यमान के भार के क्या होता है, बराबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसे ही हमने बॉल को पानी में डाला तो जितनी जगह पे बॉल का हिस्सा पानी में अंदर आया है उतनी जगह का पानी क्या हो गया, उस स्थान से हट गया। तो बॉल का जो आभासी भार है और जो हटाए गए द्रव का जो भार है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पेपर में इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि उत्प्लावन बल किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत की तीन स्थितियां बनती हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु पर ऊपर से मैं एक बल लगा रहा हूँ और द्रव क्या कर रहा है, इस वस्तु के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। यदि पहली स्थिति में क्या है, ये W1 का मान ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला बल ज़्यादा है, ऊपर वाला जो आप लगा रहे हैं वो कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होती है, सतह पर तैरने लगती है। यदि क्या करें, ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला जो बल है दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु होती है पानी में तैरती है। ये लिखा है पानी में और ये लिखा है पानी की सतह पर। ठीक है। और यदि आपके द्वारा लगाए गए बल इस W1 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होती है, पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है। ये तीनों कंडीशन किस बात को दर्शाती हैं, उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत को। तो तीनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है, कोई भी वस्तु पानी में क्यों डूबती है या फिर पानी में नहीं डूबती है, इसका क्या कारण होता है। तो डूबने के लिए क्या होता है, वस्तु का जो घनत्व होता है या आप जो उस वस्तु के ऊपर बाहर से बल लगा रहे हैं वह बल दोनों क्या होते हैं, उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा भारी है, इसका मतलब उस वस्तु का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पानी में क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी। और यदि कोई वस्तु भारी होने के साथ साथ उस वस्तु पे आप ऊपर से ऐसे हाथ से बल लगा रहे हैं, तब भी वस्तु क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी। तो डूबने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक वस्तु का घनत्व, दूसरा क्या होता है, आपके द्वारा लगाए गए वस्तु पर बाह्य बल। दूसरी इसमें जो बात है वही क्या है कि किसी भी वस्तु को तैरने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो तैरने के लिए भी दो बातें होती हैं, एक तो होता है वस्तु का घनत्व। यदि जिस वस्तु को आप उस द्रव में तैराना चाह रहे हैं उसका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा कम है, जैसे एक घास की पत्ती लीजिए और एक कील लीजिए आप, तो घास की पत्ती का घनत्व कील की तुलना में क्या है, कम है। तो कम घनत्व वाली वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव की सतह पर तैरने लगती हैं और भारी क्या होती हैं, डूबने लगती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, उत्प्लावन बल।
उत्प्लावन बल क्या करता है, वस्तु को तैराने में सहायता करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि लोहे का विशाल जहाज पानी में तैरता है जबकि एक कील पानी में डूब जाती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कील का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कील का जो आकार होता है वह उस जहाज के आकार की तुलना में क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। जहाज का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वह पानी में डूबता नहीं है। और कील का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, जिससे वह पानी में डूब जाती है। दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है जीवन रक्षा पेटी, जिसे आप बोलते हैं लाइफ बेल्ट। और जो पनडुब्बियाँ होती हैं ये दोनों भी किस पे काम करती हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जीवन रक्षा पेटी मैं एक इमेज के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। एक तरह का ट्यूब होता है जिसको पहन के पानी में जब कूदा जाता है तो व्यक्ति डूबता नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप। आगे है इसमें कि जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है जबकि मृत इंसान पानी में क्या करता है, तैरता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसका जो घनत्व होता है वह पानी की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो जीवित व्यक्ति का घनत्व पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वह क्या होता है, पानी में डूब जाता है। जैसे व्यक्ति धीरे धीरे मृत होने लगता है, बॉडी होती है उसके अंदर धीरे धीरे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, जिससे उसके शरीर का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में कैसा हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। और एक समय इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि धीरे धीरे जो मृत इंसान का शरीर है वह पानी की सतह पर तैरने लगता है। तो दोनों में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, घनत्व रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला इसमें जो क्वेश्चन है वह है कि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस बर्तन पर बर्फ क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक है, बेसिकली देखा होगा आपने, ग्लास में आप जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें बर्फ के टुकड़े को डाल देते हैं तो बर्फ उसके ऊपर तैर रही होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब बर्फ पूरी तरह से घुल जाती है तो उस स्थिति में बर्तन का जो तल होता है पहले के जैसा कैसा होता है, समान होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो आपके पास एक गिलास है उसमें 1 लीटर पानी है, आपने उसमें एक आइस का क्यूब डाल दिया, तो जैसे ही आप उसमें आइस का क्यूब डालेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा, वैसे ही क्या होगा, पानी का स्तर पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। अब बढ़ने के साथ क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ़ घुलना शुरू करेगा और जो उसका जो स्तर है पहले से ही बढ़ चुका है, तो फिर उस स्थिति में जब बर्फ़ पूरी तरह से घुल जाएगी तो उसके स्तर में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होगी, मतलब वह एक समान रूप से रहेगा। तो इस बात को आप ठीक से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर जितने भी इसमें एग्जाम्पल पढ़े ये सभी के सभी एग्जाम्पल आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करते हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को नापते हैं आप किलोग्राम में और आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में, तो ये घनत्व का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। दूसरा लिखा है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से तुलना करके निकालते हैं कि बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कैसा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक। तो जल के घनत्व की तुलना में किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करना क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तीसरा है इसमें शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन में 1 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा पड़ा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शुद्ध जल का घनत्व कहते हैं। या इसी को यदि मैं चेंज करूं किलोग्राम में तो कितना होगा, 1000 किलोग्राम, और ये वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना कि जल का शुद्ध घनत्व क्या होता है, तो एक वैल्यू ये वाली और एक वैल्यू ये वाली, दोनों ही आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है इसमें लैक्टोमीटर क्या होता है, तो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या होता है,
हाइड्रोमीटर आपेक्षिक जो घनत्व होता है ये वाला, या फिर नॉर्मली आप घनत्व भी कह सकते हैं। घनत्व या आपेक्षिक घनत्व का मापन जिस यंत्र की सहायता से हम करते हैं उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, और ये दोनों जो उपकरण हैं यह दोनों के दोनों प्लेवन के सिद्धांत पर, या आप इसी को कह सकते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। ये दोनों के दोनों जो यंत्र हैं दोनों। ठीक है, तीसरा है हाइग्रोमीटर। ये क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता को या फिर आर्द्रता का मापन करता है। आर्द्रता को आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी। यदि हमारे चारों ओर की वायु में वर्षा की बूंदें या पानी की बूंदें मिल जाती हैं तो उसी को अपन बोलते हैं आर्द्रता या नमी। तो नमी का मापन या आर्द्रता का मापन हम किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर नाम के यंत्र से करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव होता क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप चाय पीते हैं, चाय शुरुआत में क्या होती है? गरम गरम होती है। ये एक कप में चाय भरी हुई है या दूध भरा हुआ है, तो ये जब स्टार्टिंग में गर्म होता है तो ऐसे इसमें से भाप कहाँ उड़ती है? ऊपर की तरफ। जब धीरे धीरे चाय या दूध ठंडा होता है तो उसके ऊपर ऐसे एक मलाई पड़ जाती है, एक पतली सी परत जिसे अपन बोलते हैं मलाई। ये मलाई क्या कहलाती है? हमारी पृष्ठ तनाव कहलाती है। क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। तो किसी भी द्रव पदार्थ का ऐसा गुण जिससे उसकी सतह के ऊपर पतला सा खिंचाव आ जाता है या उसमें एक पतली सी परत जम जाती है, जिससे उस पृष्ठ में क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पृष्ठीय तनाव कहते हैं। ठीक है, पृष्ठीय तनाव बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला पढ़ लेना। क्या होता है? बल बटे लंबाई। इस इतनी सी लंबाई के ऊपर प्रति एकांक कार्य करने वाला जो बल होता है उसके अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो आरोपित बल बटे लंबाई क्या कहलाता है? हमारा पृष्ठ तनाव कहलाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, बल को नापते हैं अपन न्यूटन में और लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसी में, यदि हम क्या करें, किसी द्रव में एक घुलनशील पदार्थ को मिला दें जिससे कि उसमें वो चीज़ें मिल जाएं, और वो अशुद्धि, वो चीज़ें क्या होती हैं? हमारी अशुद्धियाँ। यदि हम किसी द्रव में घुलनशील अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उस स्थिति में उसका जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वह पहले से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जबकि हम उस द्रव में अघुलनशील अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उस द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या हो जाता है? पहले से घट जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि यदि हम किसी वस्तु का जो तापमान है यदि उसको हम बढ़ा देते हैं तो उस वस्तु का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यदि हम उस तनाव को तापमान को कम कर दें तो जो उसका पृष्ठ तनाव होता है वह उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गरम गरम चीज़ें होती हैं खाने की वह हमें खाने में लगती हैं स्वादिष्ट, क्योंकि गरम भोजन का जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या होता है? कम होता है। और जब भोजन ठंडा हो जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उसका तापमान पहले से क्या हो जाता है? घट जाता है। इसी की वजह से क्या होता है? ठंडा भोजन हमें खाने में अच्छा नहीं लगता और गर्मा गर्म भोजन हमें क्या लगता है? खाने में स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है कि वर्षा की बूंद का आकार गोल होना, ये भी किसकी वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से। यदि इसको आपको डिटेल में समझना है तो 2 मिनट में आपको ये समझा दे रहा हूँ। नीचे एक बल लिखा है जिसका नाम है ससंजक बल। इसका मतलब क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। अब इसी बल की वजह से क्या होता है? द्रव पदार्थों में पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है और उसी की वजह से वर्षा की बूंद का आकार कैसा होता है? गोल होता है। जैसे मान लो ये एक वर्षा की बूंद है चौकोर, मान लीजिए आप, और इसके अंदर क्या भरे हैं? छोटे छोटे जो पानी के जो अणु हैं छोटे छोटे भरे रखे हैं इसके अंदर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक ही पदार्थ के अणु, अब ये पूरे अणु किसके हैं? पानी के। तो एक ही प्रकार के अणुओं के अंदर एक अंदर से एक खिंचाव वाला बल लगता है, आकर्षण वाला। तो ये जो अंदर वाला अणु है ये इस बाहर वाले अणु को कहाँ खींचेगा? अंदर की तरफ। इस वाले को ये कहाँ खींचेगा? अंदर। इस वाले को ये भी कहाँ खींचेगा? अंदर। तो इस तरह से होता क्या है कि वर्षा की जो पूरी बूंद होती है
उसके जो अंदर के अणु होते हैं और जो बाहर की अणु होते हैं, दोनों की प्रवृत्ति एक समान है, तो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उस बल का नाम क्या होता है? ससंजक। जिसकी वजह से इस वाले अणु में खिंचाव आएगा, तो यहाँ का अणु खिंच के ऐसे करते करते पूरी बूंद का आकार कैसा कर देता है? लगभग ये इस टाइप से गोल टाइप से कर देता है। इसलिए वर्षा की बूंदों का आकार कैसा होता है? गोल होता है। एक बात और इसमें ये आप याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव के लिए कौन सा बल जरूरी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ससंजक बल। ठीक है, आगे हम इसमें जानते हैं कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं बहुत जोर जोर से, तो उनको शांत करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं? तेल। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्र की लहर जब उठती हैं तो उस समय पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा लहरें पर उफान आ जाता है, और जैसे ही हम उसमें तेल डालते हैं तो तेल तेल को जब डालते हैं तो उसमें क्या होता है? लहरों के बीच की जो खिंचाई होती है, जो खिंचाव होता है वो कम हो जाता है, तो लहरें ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। तो इस उदाहरण को भी आप याद रखिएगा। अगला है मच्छरों को मारने के लिए जल में मिट्टी का तेल डालना। बेसिकली आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब किसी आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो उसमें रुके हुए पानी में क्या होता है? ऊपर एक पतली परत बन जाती है, तो उस पर क्या होता है? मच्छरों का लार्वा बनने लगता है। तो उससे निपटने के लिए उसी पानी में हम क्या डाल देते हैं? तेल। तेल डालेंगे तो क्या होगा? जो पतली परत बनी है वो टूट जाएगी, और मच्छर क्या होंगे? उस परत में टूटे हुए भाग में गिर के पानी में डूब जाएंगे। और यदि हम उसमें तेल नहीं डालेंगे तो वो लेयर ऐसी ही बनी रहेगी और मच्छर उस पर रहकर लावे को तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अगला है शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपकना। यदि हम जब सेव कराने जाते हैं तो जो ब्रश होता है जिसमें ट्यूब को लगाते हैं, ऐसे बाल उसके बाहर निकले होते हैं, तो जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो सभी के सभी जो ब्रश होते हैं आपस में आके चिपक जाते हैं, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है? कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करने पर फैलने लगते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ठीक है, आगे इसी में है कि सुई का पानी में तैरना। तो ये भी किसकी वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से। क्योंकि सूजी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जल की तुलना में थोड़ा सा खिंचाव होने की वजह से क्या करती है? वो उसको पानी में तैरने देती है। तो इतने एग्जाम्पल हैं जिनको कि आपको इसमें सभी के सभी एग्जाम्पलों को याद रखना है। सभी के सभी एग्जाम्पल ये एग्जाम के लिए क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे जानते हैं हम इसी में। अब हम इसमें जानते हैं असंजक बल के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है? आकर्षण वाला बल, और उस आकर्षण बल का नाम क्या होता है? ससंजक बल। अब हम इसमें जानते हैं कि एडिसिव फोर्स क्या होता है। तो दो अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाले या दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाला ऐसा आकर्षण बल जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, उसी का नाम क्या होता है? असंजक बल होता है। इस बल को एक उदाहरण से हम समझते हैं। जब हम बर्तन साफ करके लाते हैं तो उन बर्तन की सतह पर ऊपर कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं। तो पानी की बूंद किसकी बनी है? द्रव, मतलब वो कैसी अवस्था है? द्रव। और जो बर्तन है वो क्या क्या बना? स्टील का, मतलब कैसा है? ठोस। तो ये दोनों अवस्थाएं कैसी हो गई? अलग अलग, है कि नहीं? दोनों के अणु एक दूसरे पर एक आकर्षण का बल लगाते हैं, जिससे ये द्रव पदार्थ इस ठोस पदार्थ की सतह पे चिपक जाता है। इसी को अपन बोलते हैं असंजक बल। इसी की वजह से क्या होता है? जब हम स्नान करके आते हैं तो हमारे शरीर पे कुछ पानी की बूंदें ठहरी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो कांच है, तो कांच पे जब अपन पानी भरते हैं एक कांच के गिलास में, तो पीने के बाद जब छोड़ देते हैं तो कुछ बूंदें पानी की उस कांच की सतह पे रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये सब किसका उदाहरण होता है? हमारा असंजक बल का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जानते हैं केशिकत्व के बारे में, जिसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कैपिलरिटी। होती क्या है ये? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसी के आधार पर हम इस चीज़ को समझते हैं। बेसिकली आपने क्या किया होगा, किसी चौक को जब हम किसी स्याही में डुबोते हैं तो क्या होता है? वो जो स्याही होती है उस चौक को पकड़ के धीरे धीरे क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। इसी घटना का नाम क्या होता है? केशिकत्व होता है। ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही कार्य करता है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं कि केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे की तरफ उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। अब ये केश नली क्या होती है? तो केश नली कांच की एक पतली परख नली होती है, और इसी परख नली में किसी द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ना
या ऊपर से नीचे की तरफ उतरना क्या कहलाता है? हमारा केशिकत्व कहलाता है। आगे हम जानते हैं कि केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना उस केश नली की त्रिज्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे हम बात करें, एक केश नली हमारे पास ये है और एक और केश नली क्या है? इतनी मोटी है। तो दोनों में त्रिज्या कहाँ पे ज़्यादा होगी? इस वाले की त्रिज्या ज़्यादा होगी और इस वाली त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसका केशिकत्व क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। त्रिज्या जितनी कम होगी केशिकत्व का मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है। उदाहरण सबसे पहले जानते हैं चौक के बारे में, एक पेज के बारे में या एक कागज के बारे में। जब इन तीनों में से हम किसी भी एक पदार्थ को या वस्तु को हम स्याही में थोड़ा सा डुबोते हैं तो डुबोने की बात क्या होती है? जो स्याही होती है वह धीरे से क्या होती है? इसके ऊपर चढ़ने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है? पूरा का पूरा जो चौक होता है वह स्याही में गीला हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केशिकत्व की वजह से। इसी प्रकार आपने देखा होगा गाँव में या फिर यहीं पर हम जब मंदिर जाते हैं तो दीपक लगाते हैं। दीपक में एक बाती होती है और उसमें थोड़ा तेल लगा होता है। तो हम जब आग लगाते हैं दीपक के आगे वाले सिरे में, ऐसे इस प्रकार से ये दीपक रखा हुआ है और इसमें ये बाती निकली हुई है बाहर, ये इसमें बाती पड़ी और ये तेल डला हुआ है। तो तेल तो है यहाँ पर, ये तेल धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? आगे बढ़ जाता है। तो इसी घटना का नाम क्या होता है? केशिकत्व। लालटेन में या दीपक में बत्ती के द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। अगला है जाइलम ऊतक। सामान्यतः पेड़ पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि संवहनीय ऊतक कहलाते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जड़ में जो पानी होता है उसको कहाँ पहुँचाना होता है हमें? पत्तियों में ऊपर। तो नीचे से घटना कहाँ पहुँच रही है? आपकी द्रव ऊपर की तरफ पहुँच रहा है। तो इस घटना का नाम भी क्या हो जाएगा? केशिकत्व। इसी प्रकार से जब पहली बार बारिश होती है तो ज़मीन क्या करती है? पानी पीती है और पानी अच्छे से जब पी लेती है और जब धूप पड़ती है तो ज़मीन चटकने लगती है। तो ऊपर की नमी क्या हो जाती है? उसकी पूरी उड़ जाती है। इसीलिए क्या करते हैं जो किसान बंधु होते हैं, उस ज़मीन को चटकने के तुरंत बाद ही उसको क्या करते हैं? उलट देते हैं मिट्टी को। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी के अंदर की नमी बनी रहे। तो ये भी क्या होता है? किस केशिकत्व की वजह से ही होता है। तो इस बात को भी आपको इसमें याद रखना है। साथ में दो नोट आपको इसमें याद रखना है। पहला है कि जो केशिकत्व होता है, ये मैंने गलत लिखा है केशिकत्व, इसको सही कर लिख लेना आप। जो केशिकत्व की घटना होती है ये हमेशा कैसे काम करती है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है। ये कैसे समझेंगे आप? क्योंकि जब किसी वस्तु को आप छोड़ेंगे तो वस्तु कहाँ गिरती है? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो इसको बोलते हैं अपन ग्रेविटी। लेकिन केशिकत्व की सभी घटनाएं नीचे से कहाँ हो रही हैं? ऊपर। तो ये IMP पॉइंट है कि केशिकत्व हमेशा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करता है। यदि केश नली की त्रिज्या की बात करें तो ये केशिकत्व की क्या होती है? समानुपात होती है। जैसे आप पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो केशिकत्व बढ़ जाएगा, त्रिज्या को कम करेंगे तो केशिकत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं श्यानता के बारे में। श्यानता को विस्कोसिटी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मैं इसे भी नॉर्मल वे में ही समझाना चाहूँगा आपको। श्यानता मतलब होता है कि कोई भी द्रव पदार्थ कितना ज़्यादा गाढ़ा है या कितना ज़्यादा पतला है उसी की मात्रा को बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? श्यानता पढ़ते हैं। जैसे एक कप में आप लीजिए थोड़ी शहद और एक कप में लीजिए पानी, दोनों को उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? कि शहद आराम आराम से नीचे गिर रही है और जो पानी है एकदम से नीचे गिर गया। तो दोनों में गाढ़ा कौन है? शहद। तो शहद की श्यानता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी बात को हम किताबी परिभाषा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह द्रव पदार्थ का एक गुण है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ठोसों में श्यानता नहीं होती है। दूसरा है द्रव पदार्थ की किन्हीं दो क्रमागत परतों के बीच। इसका मतलब क्या है? कि जब शहद ऊपर से नीचे गिरती है तो एक परत उसके ऊपर और एक परत उसके नीचे, तो उनको बोलते हैं अपन दो क्रमागत परत के मध्य सापेक्ष वेग लगता है। सापेक्ष वेग का मतलब क्या है? ऊपर वाली परत की शहद ऊपर रह गई और एक शहद क्या हुई? ऊपर से कहाँ लगी? नीचे की तरफ आ रही है। तो एक ऊपर वाले का वेग और एक नीचे वाले का वेग, उसको अपन क्या बोलते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है। तो उसका क्या होता है? विरोध होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं। तो ऊपर वाली परत क्या चाहती है? कि ये जो
शहद है नीचे ना जाए, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से कहाँ जाती है, नीचे बहने लगती है। तो इसी घटना का नाम क्या होता है, हमारा श्यानता होता है। तो किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन उसको श्यानता के बारे में बताता है। ठीक है, आगे इसमें ये बात लिखिए, इस बात को आप इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम इसी में जानते हैं कि एक आदर्श जो तरल पदार्थ होता है, एक आदर्श जो तरल पदार्थ होता है, उसका जो उसके द्रव की जो श्यानता होती है वह हमेशा कितनी होती है, शून्य के बराबर होती है। आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है कि श्यानता के लिए कौन सा बल लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। ससंजक बल के कारण ही क्या होती है, श्यानता उत्पन्न होती है, और ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे है तापमान। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में जितनी भी गैसें हैं उनकी श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनकी श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, यदि हम शहद को मान लो गर्म करें तो शहद जो गाढ़ा है धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तो पतला होने पे क्या हो जाएगी, श्यानता बचेगी क्या, उसमें गाढ़ापन बचेगा, नहीं बचेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो गैसों में श्यानता बढ़ती है, लेकिन द्रवों में श्यानता क्या होती है, घटती है। और यदि आप इसका उल्टा कर दें, यदि आप तापमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो तापमान को कम करने पर गैसों की श्यानता क्या होती है, कम होती है, और द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें घी की, बात करें गर्मी के दिनों में घी मतलब द्रव अवस्था में जाता है, और सर्दी के दिनों में क्या होता है, घी हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। तो कौन से मौसम में श्यानता घी की अधिक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में। ठीक है, इस बात को हमें इसमें याद रखना है। चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें कि डेली हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करते हैं, जिसमें कम से कम हमारे 5-6 प्रश्न होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बादल हवा में तैरते हैं क्यों। तो पीछे मैंने बताया था आपको कि कोई भी वस्तु जब तैरती है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, उसका घनत्व होता है। तो सामान्यतः क्या होता है, बादल कहाँ तैर रहे हैं, हवा में। तो बादलों का जो घनत्व होता है वह हवा की तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हवा में तैरने लगते हैं। हवा क्या होती है, बादलों से थोड़ी भारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बादलों का घनत्व हवा की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो बादल हवा में तैरने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी कपड़े के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। तो ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये किस चीज़ की घटना कहलाती है, केशिकत्व। इसका नाम क्या हो जाएगा, केशिकत्व या कैपिलरिटीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंक वाला बताया था वैसे आपको ये याद रखना है। और ये एग्जाम्पल आपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी आपने इसको देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका जो स्तर होता है भाई पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव किस बल के कारण उत्पन्न होता है। तो आंसर आ जाएगा ससंजक बल, ससंजक बल, जिसे आप पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्स। इसी बल की वजह से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से अपन क्या नापते हैं, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसका मापन करते हैं। दूसरा लिखा स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर से हम क्या नापते हैं, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है बोलोमीटर। तो बोलोमीटर से नापते हैं अपन विकिरण की ऊर्जा को। लास्ट लिखा है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से नापते हैं अपन उच्च तापमान को। तो ये 4 हमारे सुमेलित थी, जिनमें अलग अलग मैंने आपको यंत्र दिए थे, उनके बारे में आपने बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इस बात को आप कैसे फाइंड करेंगे कि एक पारसेक की वैल्यू निकालेंगे, पहले कितनी होती है, 3.08 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन, सॉरी मीटर ही रहेगा आपका, सॉरी ये 16 होता है, 10⁻16 मीटर, इसको बोलते हैं अपन एक पारसेक। इसमें आप
9.467 इंटू 10⁻15 मीटर का डिवाइड लगा दूँ, क्योंकि ये क्या होता है, इसका प्रकाश वर्ष। डिवाइड लगाएंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी और यही इसका क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में आगे कि फर्मी मीटर कितना होता है। एक फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं। तो एक चंद्रमास का मतलब होता है 28 दिन। कितना होता है, 28 डेज होता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 10⁻3। यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आप समझिए इस बात को कि एक जो क्विंटल होता है, एक क्विंटल, तो इसमें कितना किलोग्राम आता है, 100 किलोग्राम। ठीक है, और एक जब हम बात करते हैं मीट्रिक टन की, तो एक मीट्रिक टन मतलब होता है 10 क्विंटल। कितना होता है, 10 क्विंटल। और इस 10 क्विंटल में 100 का आप गुणा कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1000 किलोग्राम। तो एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। अगला प्रश्न है कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ा रिक्त स्थान होता है, क्यों। क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होने की वजह से रेल की पटरियों में रैखिक रूप से क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार। क्या होता है, रैखिक ऊष्मीय प्रसार, जिससे उनके बीच का रिक्त स्थान भर जाता है और दुर्घटना होने से बच जाती है। अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा पॉइज। ये पीछे मैंने आपको बता दिया है, बस पढ़ के नहीं बताया, उसमें लिखा हुआ था, तो आप इसको पीछे जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।